नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप वीडियो को मिस न कर पाए। अगर आप चाहें तो अपने दोस्त के साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर या फेसबुक कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अब देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार? पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड बार्स के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है: किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला और शेख अब्दुल्ला। तो कौन है इसके लेखक? फ्रीडम बिहाइंड बार के इन चारों में से कौन होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? किरण बेदी। ठीक है, अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यू इंडिया? न्यू इंडिया नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? मानिक बंदोपाध्याय, एनी बेसेंट, जॉन मिल्टन या राम जेठमलानी? न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मानिक बंदोपाध्याय, एनी बेसेंट, जॉन मिल्टन या राम जेठमलानी? तो सही जवाब क्या होगा आपका? बी वाला ऑप्शन, एनी बेसेंट। ठीक है, तो अब तीसरा सवाल। विच ऑफ दिस बुक्स इज रिटन बाय कपिल देव? निम्न में से किस पुस्तक को कपिल देव ने लिखी थी? वन डे वंडर्स, क्रिकेट माई स्टाइल, 20 ईयर्स एट द टॉप, क्रिकेट फेवरेट गेम। तो इन चार में से कौन सी पुस्तक को कपिल देव ने लिखी थी? कपिल देव यानी कि वो वर्ल्ड कप जीतने वाला कैप्टन भारत के 1983 में जो भारत ने विश्व कप वर्ल्ड कप जीता था, उसके कैप्टन कपिल देव जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी निम्न में से? वन डे वंडर्स, क्रिकेट माई स्टाइल, 20 ईयर्स एट द टॉप और क्रिकेट फेवरेट गेम। इन चार में से आपका बी वाला ऑप्शन, क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव जी ने लिखा था। ठीक है, अब चौथा सवाल। नेम द फर्स्ट इंडियन बिजनेसमैन हु फाउंड प्लेस इन द कवर स्टोरी ऑफ फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स नाम के मैगजीन पर कवर स्टोरी पर किस पहले भारतीय बिजनेसमैन का अखबार में या मैगजीन में पहला उनका स्टोरी छपा था, या उनके कहानी वगैरह या पिक्चर छपी थी? तो इनमें से कौन हो सकता है? अनिल अंबानी, डॉक्टर रेड्डी, आजिम हसन प्रेमजी और नारायण मूर्ति। इन चार में से आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सी वाला ऑप्शन, आजिम हसन प्रेमजी का कवर स्टोरी ऑफ हर्ष मैगजीन में छपा था। ठीक है, अब पांचवा सवाल। विच न्यूज़पेपर हैज़ द मोटो जर्नलिज्म ऑफ करेज? निम्न में से कौन से न्यूज़पेपर का या पत्रिका या अखबार का मोटो था जर्नलिज्म ऑफ करेज बोल के? द हिंदुस्तान टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, द इंडियन एक्सप्रेस और द गार्डियंस? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ये शायद इंडियन न्यूज़पेपर का होगा। तो क्या हो सकता है, आप गेस कीजिए। द इंडियन एक्सप्रेस का है। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस का मोटो क्या है? जर्नलिज्म ऑफ करेज। अब छठा सवाल। राहुल द्रविड़ इज एसोसिएटेड विद द एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ विच बैंक? राहुल द्रविड़ को कौन सी बैंक के एडवर्टाइजिंग कैंपेन में पाया जाता है, या कौन सी बैंक के प्रचार के साथ राहुल द्रविड़ को जुड़े हुए हैं? चार ऑप्शन क्या क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, HSBC या HDFC? कौन सी बैंक के साथ राहुल द्रविड़ एसोसिएटेड है एडवर्टाइजिंग कैंपेन में? तो सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब सातवां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन एट ऑल? निम्न में से कौन सी प्राणी के शरीर में एक भी हड्डियां नहीं है या हड्डियां ही नहीं है? चार ऑप्शन क्या क्या है? स्टारफिश, स्पॉन्ज, जेलीफिश और सिल्वरफिश। तो निम्न में से कौन सी प्राणी के शरीर में हड्डियां नहीं है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? सी वाला ऑप्शन, जेलीफिश। अब आठवां सवाल की ओर रुख करते हैं। विच एनिमल हैज़ द वर्स्ट मेमोरी? निम्न में से कौन सी प्राणी के याददाश्त बहुत कमजोर है? तो सही जवाब क्या होगा? डॉग, रेट, इलेफेंट या डॉल्फिन? कौन सी प्राणी के आपकी मेमोरी या याददाश्त सबसे कमजोर है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? डॉग, रेट, इलेफेंट और डॉल्फिन में से आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन, इलेफेंट होगा। इलेफेंट का याददाश्त सबसे कमजोर है। ठीक है, अब नवा सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश?
निम्न में से कौन सी असल में या प्रकृति में फिश नहीं है या मछली नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन क्या क्या है? सिल्वर फिश, सो फिश, हैमर फिश और साकर फिश। इन 4 में से, यहाँ चारों में फिश दिया हुआ है, तो इन चारों में से कौन सी वाली फिश, यहाँ जो नाम में दिया हुआ है पीछे फिश, कौन सी वाली प्रकृति में मछली नहीं है? सिल्वर फिश, सो फिश, हैमर फिश या साकर फिश? तो सही जवाब क्या होगा आपका? डी वाला ऑप्शन, साकर फिश। ये मछली नहीं है, रियल में या वास्तव में ये मछली नहीं है, ठीक है। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्पर्मोलॉजी किसके स्टडी को बोलते हैं या किसकी पढ़ाई को या खोज को बोलते हैं? सीड यानी बीज, लीफ पत्ते, फ्रूट फल और पोलन ग्रेन पराग केसर। तो इन चारों में से कौन सी चीज़ की स्टडी को स्पर्मोलॉजी बोलते हैं? लीफ, सीड, लीफ, फ्रूट और पोलन ग्रेन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सीड की स्टडी को, स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी, ठीक है। अब 11वां सवाल, विच एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स, कौन सी प्राणी के शरीर में लाल रक्त कोशिका नहीं होते? कौन सी प्राणी के शरीर में लाल रक्त कोशिका नहीं होते हैं? फ्रॉग, अर्थवर्म, स्नेक या पीकॉक? तो आप गेस कीजिए कौन सी एनिमल के शरीर में लाल रक्त कोशिका नहीं होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, अर्थवर्म के शरीर में लाल रक्त कोशिका नहीं मिलते, नहीं पाए जाते, ठीक है। अब 12वां सवाल, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, भारत में राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत क्या है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड सेक्टर? तो आप गेस कीजिए यहाँ पर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय के मूल या मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड सेक्टर? तो आपका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सर्विस सेक्टर है, ठीक है। अब 12वां सवाल खत्म हो गया। अब 13वां सवाल की ओर रुख करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स? निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स भी कहा जाता है या डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है? वाल्टर स्कॉट, एरविन रोमेल, एसेनहोवर और या बिस्मार्क? निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है? वाल्टर स्कॉट, एरविन रोमेल, एस्विन हॉवर या बिस्मार्क? तो सही जवाब क्या होगा? एरविन रोमेल को डेजर्ट फॉक्स से भी जाना जाता है। 14वां सवाल, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर भारत की सबसे बड़ी और पुरानी म्यूजियम या संग्रहालय स्थित है? तो 4 ऑप्शन क्या क्या है? न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर है भारत की सबसे बड़ा और पुरानी म्यूजियम? तो सही जवाब क्या होगा? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में है, ठीक है। भारत के सबसे बड़े और पुराने म्यूजियम कोलकाता में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो 15वां सवाल, स्मॉलेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड बाय बाउंड्री? विश्व के सबसे छोटे क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर वनडे या टेस्ट T20 क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन वो सबसे छोटा है बाउंड्री के हिसाब से, तो कौन सी स्टेडियम हो सकता है? क्रिसबुर्ग स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और सिडनी क्रिकेट स्टेडियम? तो विश्व के सबसे छोटी क्रिकेट स्टेडियम कौन है बाउंड्री के हिसाब से? क्रिसबुर्ग स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में से आपका बी वाला ऑप्शन फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली पर जो स्थित है वो विश्व के सबसे छोटी क्रिकेट स्टेडियम है बाई बाउंड्री के हिसाब से। अब 16वां सवाल, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर आर लोकेटेड इन? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा या महाराष्ट्र? कहाँ पर हो सकता है आपका खजुराहो का मूर्तियाँ या खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र? इन चारों में से आपका बी वाला ऑप्शन मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब 17वां सवाल, व्हाट कलर डज येलो एंड ग्रीन मेक? अगर हम पीला, येलो और ग्रीन, हरा को अगर हम मिक्स कर दे तो कौन सा रंग निकल आएगा? नया रंग। हम येलो और ग्रीन को मिक्स करते तो कुछ नया रंग निकल आएगा, उस रंग को क्या बोलेंगे? लाइम। लाइम का मतलब चूना मत समझिए, जो
पान के साथ चूना खाते हैं ना, वो चूना नहीं, ये लाइम का मतलब ये पैरोट जैसा होता है ये कलर, ठीक है, उसको लाइम बोलते हैं। ओशियन मिस्ट, मैरून या टेंगाराइन। तो सही जवाब क्या होगा? अगर हम येलो और ग्रीन को कलर को मिक्स करें तो आपका क्या रंग निकल आएगा, नया रंग? तो ए वाला ऑप्शन लाइम, वो पैरोट कलर का जैसा होता है। पैरोट देखा है ना, तोता, उस तोता का जो कलर होता है, पैरोट का जो कलर होता है, उसी कलर का रंग निकलता है अगर हम येलो और ग्रीन कलर को मिक्स कर दे तो, ठीक है। अब 18वां सवाल, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाय, विश्व में पहले बार अखबार या पत्रिका कहाँ पर शुरू की गई थी? जापान में, चीन में, अमेरिका में या भारत में? जापान, चाइना, यूएसए एंड इंडिया। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाय, कौन सी देश ने पहले अखबार का शुरुआत की थी? तो आपका बी वाला ऑप्शन, चाइना ने शुरू की थी। चीन में पहले अखबार शुरू की गई थी, ठीक है। अब 19वां सवाल, सॉरी 18 डबल हो गया है। हु इज नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन? किसको मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन, बिस्मार्क, हो ची मिन या सर वाल्टर स्कॉट? इन चार में से किसको मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन किया गया है, नेपोलियन, बिस्मार्क, हो ची मिन और सर वाल्टर स्कॉट। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका बी वाला ऑप्शन, बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब 19वां सवाल, हु इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? किसको विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है? किस सभ्यता को विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता के तौर पर माना जाता है? ऑप्शन क्या है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इन चारों में से कौन सी सिविलाइजेशन को विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता या सिविलाइजेशन के हिसाब से माने जाते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को विश्व के सबसे पुराने सभ्यता या सिविलाइजेशन के तौर पर माने जाते हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 20वां सवाल, द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज, विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते या जलमार्ग कौन सी है? ऑप्शन 4 है, द मेडिटेरियन रेड सी रूट, मतलब द मेडिटेरियन लाल सागर जलमार्ग, द साउथ अटलांटिक रूट, दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग, द नॉर्थ अटलांटिक रूट, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, या द पैसिफिक रूट, मतलब द प्रशांत जलमार्ग। तो इन चारों में से कौन सी बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड है, सी रूट है? आपका ए वाला ऑप्शन, द मेडिटेरियन, सॉरी द नॉर्थ अटलांटिक रूट, सी वाला ऑप्शन। द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज द नॉर्थ अटलांटिक रूट, द उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। अब 21वां सवाल, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे इज ऑब्जर्व एज, मई के पहले मंगलवार को किस दिन के रूप में माना जाता है? चार ऑप्शन क्या है? ग्लोबल फैमिली डे, वर्ल्ड एस्थमा डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे और डी वाला इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे। तो मई महीने के पहले मंगलवार को कौन से दिन के हिसाब से ऑब्जर्व किया जाता है? उस दिन को वर्ल्ड ग्लोबल डे के हिसाब से, या वर्ल्ड एस्थमा डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे या इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे। तो सही जवाब क्या होगा आपका? बी वाला ऑप्शन, वर्ल्ड एस्थमा डे के हिसाब से मई महीने के पहले मंगलवार को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर गड़बड़ है, पहले भी 21 आया था, इस बार भी 21 आया। फर्स्ट जनवरी इज ऑब्जर्व एज, जनवरी, पहला जनवरी को किस दिन माना ऑब्जर्व किया जाता है? किस दिन के हिसाब से ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट जनवरी को? ग्लोबल फैमिली डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और कॉमनवेल्थ डे। धन्य है कि यहाँ पर न्यू ईयर डे नहीं है, तो नहीं तो आप लोग न्यू ईयर डे बोल देते थे, ठीक है। तो फर्स्ट जनवरी को किस दिन से, किस डे हिसाब से ऑब्जर्व किया जाता है? आपका सही जवाब क्या होगा? ग्लोबल फैमिली डे के हिसाब से फर्स्ट जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब 22वां सवाल, जनवरी 29 इज ऑब्जर्व एज, जनवरी 29 तारीख को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो जनवरी 29 तारीख को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? चार ऑप्शन, ग्लोबल फैमिली डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो सही जवाब क्या होगा आपका? डी वाला ऑप्शन,
वर्ल्ड लेप्रोसी डे के हिसाब से मनाया जाता है कब? जनवरी 29 तारीख को। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर 22 का 22 ही आ रहा है, नंबर आज गड़बड़ हुआ है बहुत। अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अक्टूबर 24 या 24 अक्टूबर, ये तो हर कोई जानता है। उस दिन को क्या डे से मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस डे। 23वां सवाल, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। लाइट की या प्रकाश की गति कम हो जाता है अगर वो कहाँ पर गुजरे, वहाँ से गुजरे तो लाइट का या प्रकाश का स्पीड कम हो जाते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है? वाटर, वैक्यूम, एयर या ग्लास। इन चारों में से कौन सी जगह से अगर लाइट पास हुए तो उनका स्पीड कम हो जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, ग्लास। अगर प्रकाश लाइट से या प्रकाश आपका ग्लास से गुजरे तो उसका स्पीड या गति क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। Which is the coldest of all the planet? निम्न में से कौन सी ग्रह सबसे ठंडी है? जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून या मर्क्यूरी? कौन सी ग्रह सबसे ठंडी है निम्न में से? या जितने भी ग्रह है, हमारे 8 ग्रह है, उन 8 ग्रह में से कौन सी ग्रह सबसे ठंडी है? तो सही जवाब क्या होगा? नेपच्यून। क्योंकि ये दूर है, सबसे दूर है, तो दूर होगा तो ठंडा ही होगा, क्योंकि जितना सूरज के या सन के नज़दीक होगा उतना गर्म होता है और जितना दूर होता है उतना ही ठंडा होता है। तो ये सबसे दूर में स्थित है ये नेपच्यून, इसलिए वो सबसे ठंडे प्लैनेट में से। ठीक है। अब 25वां सवाल, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में टोटल? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है? कॉन्टिनेंट का मतलब महादेश। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका? सबसे छोटा महादेश कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो सही जवाब क्या होगा? आपका सी वाला ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट या महादेश है। ठीक है। अब 26वां सवाल, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कंट्री साइन द पीस ट्रीटी इन 1917 में या 1917 विद जर्मनी? पहले विश्व युद्ध के दौरान कौन सी देश ने जर्मनी के साथ शांति के समझौता किए थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय पर कौन सी देश ने जर्मनी के साथ शांति के ट्रीटी किए थे या पीस ट्रीटी या शांति के समझौते किए थे? तो 4 ऑप्शन क्या क्या है? इंग्लैंड ए पर, अमेरिका बी पर, रशिया सी पर और फ्रांस डी पर। कौन सी देश ने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी किया था 1917 में? वो पहला विश्व युद्ध के दौरान। तो सही जवाब क्या होगा? रशिया ने किया था। ठीक है। रशिया ने जर्मनी के साथ शांति समझौता किया था पहले विश्व युद्ध के दौरान। और 27वां सवाल, ऑन विच साइड डिड जापान फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? जापान ने पहले विश्व युद्ध में किसके पक्ष में लड़ाई लड़ी थी या किसके पक्ष होकर उसने लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन क्या है? नन, इट वॉज न्यूट्रल। किसी के साथ भी नहीं, वो न्यूट्रल था बोला। 1 नंबर पर, ए नंबर पर। बी नंबर, विद जर्मनी अगेंस्ट यूके। जर्मनी के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के विरुद्ध में लड़ा था युद्ध। अगेंस्ट रशिया ऑन इट्स ओन, रशिया के विरोध में खुद लड़ाई लड़ी थी, किसी के पक्ष में नहीं, खुद लड़ाई लड़ी थी। किसके विरोध? रशिया के विरोध। सी वाला ऑप्शन। और डी वाला ऑप्शन, विद यूके अगेंस्ट जर्मनी। यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंग्लैंड के साथ मिलकर जर्मनी के विरोध में लड़ाई लड़ी थी। तो जापान ने किसके पक्ष में लड़ाई लड़ी थी पहले विश्व युद्ध में? तो सही जवाब क्या होगा? यूके के साथ मिलकर जर्मनी के विरोध में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। अब 28वां सवाल, हु वाज द किंग ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहले विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के या ब्रिटेन के राजा कौन थे? फिलिप 1, एंड्रयू 8, जॉर्ज 5 या जॉन 7? पहले विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड या ब्रिटेन के राज या महाराज कौन थे? फिलिप 1, एंड्रयू 8, जॉर्ज 5 या जॉन 7? तो सही जवाब क्या होगा आपका? जॉर्ज 5 था। जॉर्ज 5 वाज द किंग ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
अब 29वां सवाल, हु वाज द प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे दूसरा विश्व युद्ध के दौरान? विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट या हैरी एस ट्रूमैन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या हैरी एस ट्रूमैन। तो सही जवाब क्या होगा आपका? फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। ये कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब थे? दूसरा विश्व युद्ध के दौरान। आज का आखिरी सवाल, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन द ईयर। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1940, 1939, 1941 या 1942। तो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सही जवाब क्या होगा? 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और वो कब समाप्त हुआ था? 1945 में। इट वॉज स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड इन 1945। दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में जाकर वो विश्व युद्ध थम गया या समाप्त हो गया। ठीक है। अब आप बताइए आपको हमारे ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। अगर हमारे वीडियो में कुछ त्रुटि या कमियां रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना सलाह भी दे सकते हैं। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ जीके नहीं, मैं जीके भी पढ़ाता हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, सब सब्जेक्ट ही मिलाकर कुल मिलाकर मैं पढ़ाता हूं। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। या जीके ये खाली एग्जाम के लिए नहीं, दूसरे बात के लिए भी आपको ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये डेट वगैरह है, या पर दूसरा वगैरह वगैरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपने फैमिली या अपने दोस्तों के साथ भी ये साझा कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, या अपने व्हाट्सएप से भी आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आज हम आपका वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।